हम लोग झारखंड जीके में झारखंड भूगोल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग झारखंड के वन को पढ़ेंगे। तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में राज्य के क्षेत्रफल के 23,765.78 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं। झारखंड का कुल क्षेत्रफल का लगभग 23,765.78 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र पाया जाता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.81% है। और ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 29.81%, और इसको आपको याद रखना है। और अगर देश का बात करते हैं 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, तो देश में लगभग 25.717% वन, मतलब उतने क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये प्रत्येक 2 साल में प्रकाशित की जाती है। पहला इसका जो रिपोर्ट था वो 1987 में प्रकाशित किया गया था, और ये जो 2023 का रिपोर्ट है, ये अभी का मतलब 18वीं रिपोर्ट है। अब देखते हैं, पिछले एक दशक मतलब 2013 से 23 के बीच के दौरान झारखंड में 43.92 वर्ग किलोमीटर वनों का ह्रास हुआ है। और एक दशक में वनों का ह्रास कितना हुआ है, तो 47.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का ह्रास हो चुका है। और वन स्थिति 2023 के अनुसार राज्य में 21 से 23 के बीच वन क्षेत्र में, यहाँ 49 नहीं होगा, 44 होगा, 44.64 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.5% का बढ़ोतरी हुआ है। 2021 से 2023 मतलब 2 साल के अंतर्गत मात्र 0.5% वन का वृद्धि हुआ है। विगत 2 वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि, और यही 21 से 23 के बीच में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ देखने को मिला है, तो गढ़वा जिला में। और ये कितना हुआ है, तो 22.93 वर्ग किलोमीटर इसका वृद्धि दर्ज किया गया है। ISFR रिपोर्ट उसी का शॉर्ट है के अनुसार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और ISFR 2023 के अनुसार झारखंड के लातेहार जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत या फिर वन घनत्व पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम का एरिया ज्यादा है, तो वहां सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। लातेहार जिला में 1% ज्यादा पाया जाता है, मतलब वन का घनत्व वहां ज्यादा पाया जाता है। तो अगर सर्वाधिक वन बोला तो पश्चिमी सिंहभूम, लेकिन अगर घनत्व में पूछता है या प्रतिशत में, तो वो लातेहार होगा। फिर ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के जामताड़ा जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। सबसे कम कहाँ है, तो जामताड़ा में। और न्यूनतम 1% वाला जिला भी जामताड़ा ही है, और उसका 1% कितना है, तो 5.94% सबसे कम। तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना हो गया, 29.81%। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें वनों का ह्रास कितना हुआ, तो 47.92 वर्ग किलोमीटर वनों का ह्रास हुआ है। वृद्धि 2 साल में मात्र 0.5% की हुई है। गढ़वा जिला में 2 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। और 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। लातेहार जिला सर्वाधिक 1% वाला जिला है, और जामताड़ा जिला में सबसे कम वन पाया जाता है, और न्यूनतम 1% वाला जिला भी क्या है, जामताड़ा। और आपको ये सब भी आंकड़ा भी याद रखना है, डेट फैक्ट सब सारा याद रखना है आप लोगों को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा यहाँ पे साल के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन में सोरिया रोबस्टा भी दे सकता है। झारखंड में पिछले एक दशक 13 से 23 के बीच में वनों के अंडर ग्रोइंग स्टॉक में 4.14% की बढ़ोतरी हुई है। ग्रोइंग स्टॉक में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 4.14% की। तो ग्रोइंग स्टॉक मतलब क्या होता है, किसी वन या लकड़ी के इलाके में मौजूद सभी जिंदा पेड़ों के वॉल्यूम को ग्रोइंग स्टॉक कहते हैं। या फिर इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जंगल में जितने भी पेड़ या वनस्पति का जो भाग बढ़ रहा है और भविष्य में लकड़ी या अन्य उत्पादों में इसका उपयोग किया जा सकता है, वही क्या होता है, हमारा ग्रोइंग स्टॉक होता है। तो आपको ग्रोइंग स्टॉक उतना याद नहीं रखना है कि क्या होता है क्या नहीं, आपको सिंपल याद रखना है कि इसमें 4.14% की बढ़ोतरी हुई है। अब देखते हैं झारखंड में वन आच्छादन 2023 के अनुसार बहुत घने वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने वन का क्षेत्रफल कितना है, तो 2635.35 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसको प्रतिशत में देखा जाए तो ये 3.31% है। मध्यम घने वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 9640.99 वर्ग किलोमीटर।
और इसको प्रतिशत में देखा जाए तो 12.09% इसका प्रतिशत है। खुला वन ओपन फॉरेस्ट तो ये 11,489.74 वर्ग किलोमीटर तक खुला वन पाया जाता है और प्रतिशत में ये कितना है तो 14.141%। और टोटल मिला के बहुत घना, मध्यम घना और खुला मिला के कितना हो जा रहा है वन क्षेत्र हमारा तो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर, ये 2023 के रिपोर्ट के अनुसार है। और प्रतिशत में देखा जाए तो ये कितना हो गया 29.81%। और बढ़ोतरी मात्र कितना हुआ है 2 साल में तो 0.5% का, 2021 से लेकर 2023 में मात्र 0.5% का वृद्धि हुआ है। अब ये सब भी आप लोगों को याद रखना होगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले झारखंड के 3 जिले, पश्चिमी सिंहभूम सबसे पहला नंबर में आता है, फिर लातेहार, फिर चतरा। तो आप लोग इसमें पश्चिमी सिंहभूम का जो है क्षेत्रफल को याद रख सकते हैं कि कितना क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। उसके बाद है न्यूनतम वन क्षेत्र वाले झारखंड के 3 जिले। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले झारखंड के 3 जिले में सबसे पहले जामताड़ा आएगा, फिर देवघर, फिर धनबाद। जामताड़ा में सबसे कम वन पाया जाता है और उसका क्षेत्रफल कितना है तो 107.49 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखना है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला भी 1% वाला जिला भी जामताड़ा ही है। सर्वाधिक 1% वाला झारखंड के 3 जिले तो लातेहार है 55.54%, फिर चतरा, फिर पश्चिमी सिंहभूम। फिर है न्यूनतम 1% वाले झारखंड के 3 जिले तो जामताड़ा हो गया, जामताड़ा का प्रतिशत कितना हो गया 5.94%, फिर देवघर का आता है, फिर धनबाद। तो आप लोगों को ये सारा फैक्ट याद रखना है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले तीन जिले तो गढ़वा में सबसे ज्यादा वृद्धि देखा गया है, फिर पश्चिमी सिंहभूम में, फिर दुमका में। तो क्या क्या हो गया हमारा, फिर से रिपीट कर लेते हैं तो 29.81% इतना हमारा वन क्षेत्रफल हो गया झारखंड का, इतना प्रतिशत वन पाया जाता है। फिर 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज्यादा, जामताड़ा सबसे कम, सबसे ज्यादा वन यहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जामताड़ा में सबसे कम 1% अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लातेहार ज्यादा, और कम में अगर है तो जामताड़ा। अब फिर है कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है गढ़वा में। उसके बाद वन क्षेत्र में सर्वाधिक हो गया वृद्धि, गढ़वा हो गया। पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक वनों का ह्रास, और सबसे ज्यादा वन का ह्रास कहाँ हुआ है तो चतरा में, और कितना हुआ है तो 15.23 वर्ग किलोमीटर इसमें ह्रास हुआ है। सर्वाधिक अति सघन वाले झारखंड के 3 जिले, सबसे ज्यादा मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन, लातेहार में सबसे सघन ज्यादा वन है, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर गुमला। देवघर, दुमका, धनबाद एवं जामताड़ा जिले में अति सघन वन मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा अति सघन वाले झारखंड के 3 जिले में लातेहार आ गया, फिर दूसरा नंबर में पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा में है गुमला। और देवघर, दुमका, धनबाद और जामताड़ा में क्या नहीं है तो अति सघन वन नहीं मौजूद है। झारखंड में रिकॉर्डेड वनों की श्रेणियां, झारखंड में रिकॉर्डेड वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो संरक्षित वन जिसको इंग्लिश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं, आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, और अवर्गीकृत वन को अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो अगर आपको संरक्षित आरक्षित में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग प्रोटेक्टेड रिजर्व भी याद रख सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या हो गया, वैसे वन जिनमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाजत होती है। वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशु को चराने और लकड़ी काटने की इजाजत होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इजाजत होती है लेकिन कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि वनों को हानि ना पहुंचे। बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, और बिना अनुमति के यहाँ पे किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की जा सकती है। रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग में है, और इस प्रकार के वन का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, हजारीबाग में। इसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची, लातेहार का स्थान आता है। आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, वैसे वन जिनमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाजत नहीं होती है। प्रोटेक्टेड वन में इजाजत थी, लेकिन रिजर्व जो फॉरेस्ट है उसमें इजाजत नहीं होती है, क्योंकि इन वनों को पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है। आरक्षित वन को पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन क्षेत्र है।
राजमहल के वन क्षेत्र एवं पलामू के वन क्षेत्र भी संरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि संरक्षित वन में किस प्रकार की गतिविधियां होती है, मतलब वहां बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन में तो पूर्णतः प्रतिबंध होता है, वहां पे उसे सरकारी संपत्ति माना जाता है। अवर्गीकृत वन में क्या है कि वैसे वन जो वर्गीकृत ना हो अर्थात स्वतंत्र वन, इसको किसी भी भाग में बांटा नहीं गया है, मतलब ये स्वतंत्र है। इन वनों में पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है। वर्गीकृत वनों की दृष्टि से साहेबगंज का झारखंड में प्रथम स्थान है। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, गुमला का स्थान आता है। तो संरक्षित वन में क्या है कि आप बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधि प्रतिबंधित होता है। आरक्षित वन में तो इसमें आप कुछ ही नहीं कर सकते हैं, इसमें लकड़ी काटने तक की भी इजाजत नहीं होती है, यह पूर्णतः सरकारी संपत्ति होती है। और अवर्गीकृत वन में आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। अब वनों का वर्गीकरण, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा हो गया उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दो टाइप में इसे वर्गीकरण किया जाता है झारखंड के वनों का। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्या है देखते हैं। ये वन झारखंड के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 1200 मिलीमीटर मतलब 120 सेंटीमीटर से अधिक है। 120 सेंटीमीटर से अगर वर्षा अधिक होती है तो उन वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत रखा जाता है। इन वनों में सखुआ मतलब साल सबसे प्रमुख वृक्ष है। साल को पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है और इसे पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। इन वनों में साल और ये जो पर्णपाती वन है, आर्द्र पर्णपाती वन में साल, शीशम, जामुन, प्लास, सेमल, कर्मा, माहुल और बांस मिलते हैं। सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार एवं संथाल परगना क्षेत्र में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार और संथाल परगना के क्षेत्र में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। इन क्षेत्रों की जलवायु सागरीय प्रभावित है, जिसके कारण यहाँ ज्यादा वर्षा होती है। और इन क्षेत्र की ये जो क्षेत्र है इनकी जलवायु क्या है, सागरीय प्रभावित है, जिसके कारण यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ आर्द्रता बनी रहती है। राज्य के 2.66% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और 2.66% जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय क्या होता है इसको आप लोग समझ चुके हैं पहले ही। अब शुष्क पर्णपाती वन, तो झारखंड के जिन भूभागों में वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है, उन क्षेत्रों में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार मिलता है। जहां पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, और जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। इन भूभाग में भी साल वृक्षों की प्रधानता होती है। जिस प्रकार आर्द्र पर्णपाती वन में साल वृक्ष की प्रधानता थी, तो इसमें भी साल वृक्ष की प्रधानता होती है, किंतु इनकी लंबाई तथा सघनता कम होती है। लेकिन साल वृक्ष की जो लंबाई और सघनता है, घनापन, वो कम होता है। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार, और इन वनों का विस्तार पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना में है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, यहाँ प्रायः झाड़ियां एवं घास है, और इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जिसके कारण यहाँ झाड़ियां और घास ज्यादा पाई जाती है। और इस क्षेत्र में साल, अमलतास, सेमल, महुआ एवं शीशम के पेड़ मिलते हैं। इनकी गुणवत्ता अपेक्षाकृत निम्न होती है, और इनकी गुणवत्ता जो है उसकी अपेक्षा निम्न होती है। मतलब आर्द्र पर्णपाती वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी होती है और इनकी गुणवत्ता थोड़ी कम होती है। बांस, नीम, पीपल, हर्रा, खेर, प्लास, कटहल एवं गुलर वृक्षों की प्रधानता होती है। और यहाँ बांस, नीम, पीपल, हर्रा, खेर, प्लास, कटहल, कुछ कुछ का नाम आप लोगों ने सुना है और देखा भी है, तो उन वृक्षों की प्रधानता ज्यादा होती है। राज्य के 93.25 भूभाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश आते हैं के अंतर्गत आते हैं। मतलब 93.25 भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हमें वन से कुछ कुछ उत्पाद की भी प्राप्ति होती है। तो मुख्य वनोत्पाद क्या हो गया, पहला है साल। देखते हैं इसकी कठोरता असाधारण होती है। साल जो वृक्ष है उसकी कठोरता बहुत ज्यादा होती है, मतलब असाधारण होती है। साल की वृक्ष की लकड़ी मकान, फर्नीचर, रेल के डिब्बे एवं पटरियों को रखने के स्लेब आदि बनाने में और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में काम आती है। साल का जो वृक्ष की लकड़ी है उसका यूज मकान, फर्नीचर, रेल के डिब्बे, पटरी
और पटरी को रखने के लिए, स्लेब आदि बनाने में तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में यूज होती है। साल को सखुआ भी कहा जाता है। साल के पुष्पों को सरई फूल कहते हैं। साल के बीजों से तेल निकाला जाता है जिसे कुजरी तेल कहते हैं। साल के पुष्प को सरई फूल कहा जाता है और साल के बीज से क्या होता है, तेल निकाला जाता है जिसे कुजरी तेल कहते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बहुत उपयोगी है। तो साल का जो तेल है, साल का बीज है, उसे जो तेल निकाला जाता है उसका यूज खाने के लिए भी किया जाता है, मतलब खाद्य तेल के रूप में भी किया जाता है और औषधीय तेल के रूप में भी किया जाता है। खाद्य प्लस औषधीय दोनों प्रकार से इसका यूज किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। साल को झारखंड में राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है और साल जो है वो हमारा राजकीय वृक्ष है। फिर आता है शीशम। शीशम की लकड़ी काफी मजबूत होती है, इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में आता है। फिर तीसरा है महुआ। महुआ झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है। झारखंड का सबसे अधिक उपयोगी वृक्ष महुआ है। किस लिए? क्योंकि लकड़ी, फूल, फल, बीज सभी उपयोगी होते हैं और महुआ का सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। लकड़ी, फूल, फल, बीज सभी। इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है और ये पानी पाकर भी जल्दी नहीं सड़ती, इसलिए इसकी लकड़ी से दरवाजे एवं खंभे बनाए जाते हैं। और इसका जो लकड़ी होता है वो काफी मजबूत होता है, पानी में भी ये सड़ता नहीं है, जिसके कारण लकड़ी से दरवाजा और खंभा बनाया जाता है। इसके फूल से देसी शराब बनाई जाती है। इसके फलों को बतौर सब्जी खाया जाता है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसका जो फूल है उससे शराब बनाया जाता है, फल को सब्जी के रूप में खाया जाता है और बीज से तेल निकाला जाता है। फिर आता है सागौन, इसको टिक बोलते हैं। इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत एवं सुंदर होती है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में, रेल के डिब्बे और हवाई जहाज आदि में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है सेमल। इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम व सफेद होती है। सेमल की जो लकड़ी है वो हल्की होती है, मुलायम होती है और सफेद होती है। इसका प्रयोग किया जाता है पैकिंग के लिए, बनाई जाने वाली पट्टियों में, तख्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में और सेवन की रुई का भी व्यापक प्रयोग होता है। इसका जो लकड़ी हो गया वो हल्का, मुलायम, सफेद हो गया और इसका रुई का भी प्रयोग किया जाता है। फिर है गम्हार। गम्हार, इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम व चिकनी होती है। गम्हार की जो लकड़ी है वो हल्की, मुलायम, चिकनी होती है और साथ साथ काफी टिकाऊ भी होती है। लकड़ियों पर नक्काशी करने की दृष्टि से यह अधिक उपयोगी लकड़ी है। नक्काशी करने का काम करना है तो ये गम्हार का लकड़ी जो है वो काफी उपयोगी होती है और इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। आम का बारी आता है। इसकी लकड़ी सस्ती व सुलभ होती है। आम का जो लकड़ी है वो सस्ता भी होता है और सब जगह मिल जाता है। उपयोग इसका क्या होता है? दरवाजा, खिड़की, अन्य फर्नीचर बनाने में। इसके फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जिस कारण इसके इसको फल का राजा कहा जाता है, फलों का राजा कहा जाता है। इसके फल को अमृत फल भी कहा जाता है। फिर है जामुन। इसकी लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद भी सड़ती नहीं है, मतलब कितना साल तक ये पानी में रह जाए लेकिन ये सड़ेगा नहीं। इसी कारण इसे कुएं के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुआं का आधार के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्य उपयोग इसका होता है फर्नीचर बनाने में। इसका फल को खाया जाता है और इसके बीजों से दवा बनाया जाता है, मधुमेह या फिर किसी चीज का दवा बनाया जाता है। तो क्या हो गया कि जो जामुन की लकड़ी है वो हजारों वर्ष भी पानी में रहेगी तो भी नहीं सड़ेगी, जिसके कारण इसका उपयोग कुएं के आधार के रूप में बनाने में किया जाता है और अन्य उपयोग में इसको फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसके फल को तो खाते हैं, सबको पता है, और इसके बीज से दवा बनता है। फिर आता है कटहल। इसकी जो लकड़ी है महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी मानी जाती है। इसका फल काफी चाव से खाया जाता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी लकड़ी महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी, इमारत वगैरह के लिए ये महत्वपूर्ण लकड़ी है। केंदू को मुख्य उत्पाद एवं गौण उत्पाद दोनों वर्गों में शामिल किया जाता है। जो केंदू है उसको मुख्य उत्पाद के रूप में भी और गौण उत्पाद दोनों के रूप में शामिल किया जाता है। जब केंदू की लकड़ियों का उत्पाद बनाया जाता है तो वो मुख्य उत्पाद होता है, और केंदू का जब लकड़ी से हम लोग कुछ बनाते हैं तो वो मुख्य उत्पाद होता है। किंतु जब केंदू की पत्तियों का उत्पाद बनाया जाता है तो वह गौण उत्पाद होता है। ध्यातव्य है कि केंदू का उपयोग मुख्य उत्पाद की तुलना में गौण उत्पाद के रूप में ज्यादा होता है। अगर केंदू पत्ता का हम लोग ज्यादा उपयोग करते हैं बीड़ी बनाने के लिए, तो मतलब केंदू को बोल रहा है कि इसका जो उपयोग होता है मुख्य उत्पाद के रूप में भी होता है और गौण में, दोनों में शामिल है, लेकिन ज्यादातर इसका गौण उपयोग होता है, क्योंकि हम लोग
केंदुपत्ता से बीड़ी बनाने का ज्यादा कार्य करते हैं, उसका लकड़ी का यूज कम होता है, बस यही कहा गया इसमें। गौण उत्पाद मतलब सेकेंडरी उत्पाद। लाह, झारखंड में पाए जाने वाले गौण उत्पाद इस प्रकार है। लाह हो गया, लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है, और लाह की उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है वो प्रथम है। यहाँ देश के कुल लाह का 50% यहाँ लाह का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना है, लाह का उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है, और यहाँ पे लगभग 50% लाह का उत्पादन किया जाता है देश का। लाह का उत्पादन लेसिफर लक्का नामक कीड़े से की जाती है, और लाह का जो उत्पादन होता है वो लेसिफर लक्का नामक कीड़े से की जाती है। लाह की 4 किस्में होती है, बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अघनी लाह, और इनमें बैसाखी लाह सबसे महत्वपूर्ण है। 4 किस्म होती है, क्या क्या? बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अघनी लाह। फिर है केंदुपत्ता। केंदुपत्ता को गौण उत्पाद में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह झारखंड राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। केंदुपत्ता से बीड़ी एवं तंबाकू के मिश्रण बनाए जाते हैं, और राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि केंदुपत्ता या बीड़ी जो भी बनता है, इसको बेच के झारखंड में राजस्व में वृद्धि होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत हो गया। तसर, मलबरी रेशम, तसर या फिर मलबरी या फिर रेशम, जो कह लीजिए एक ही है। तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। तसर उत्पादन की दृष्टि में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश के कुल तसर उत्पादन का लगभग 70 से 80% यहाँ उत्पादन होता है, और लाह कितना होता है? तो 50%, और ये भी लाह भी पहला स्थान रखता है। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, सहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है, जो झारखंड के वनों में बहुतायत मिलते हैं। और रेशम के उत्पादन के लिए साल का, अर्जुन का, आसन, ये सब वृक्षों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि झारखंड के वन में ये ज्यादा संख्या मिलती है। ध्यान रखना है कि नीम के पेड़ में नहीं किया जाता है, क्योंकि नीम का पेड़ जो है वो कीट मकोड़ों के लिए अच्छा नहीं होता है। मतलब कीट मकोड़ों के लिए वो वहां मतलब कीड़े बचते नहीं, मर जाते हैं। तसर रेशम के कीड़ों की प्रजाति का नाम डाबा है, तथा इसका जीवन सामान्यतः 2 माह का होता है। तसर रेशम कीड़े का जो प्रजाति है उसका नाम डाबा है, और लाह का उत्पादन लेसिफर लक्का नाम का कीड़े से किया जाता है, जबकि तसर रेशम का और डाबा नाम के कीड़े से किया जाता है, मतलब उसका प्रजाति है, और इनका जो जीवन है वो 2 माह का होता है। राज्य की राजधानी रांची के नगरी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, और रांची का नगरी में भारत सरकार के द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड राज्य में तसर रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला जिला है। और उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या क्या कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला है। इसके अतिरिक्त दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, गिरिडीह, धनबाद, पलामू, लातेहार, गढ़वा व सिमडेगा जिले में भी इसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिला है। रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु सन 2006 में तसर रेशम के पर आधारित जितने भी उत्पाद होते हैं उनके विकास हेतु सन 2006 में राज्य सरकार के द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको झारक्राफ्ट बोला जाता है, उसका गठन किया गया है। तो झारक्राफ्ट का गठन कब किया गया है? तो 2006 में। फिर है बांस। गौण उत्पाद में बांस का अपना महत्व है, क्योंकि कई आदिवासी एवं अनुसूचित जनजातियां बांस द्वारा खेती, गृहस्थी एवं घरेलू उपयोग के सामान तैयार कर सीधे बाजार में बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। व्यापारिक स्तर पर इसका उपयोग घर बनाने, कागज उद्योग एवं टेंट हाउस चलाने में होता है। और ये बांस जो है ये आदिवासी अनुसूचित जनजाति के द्वारा खेती, गृहस्थी, घरेलू सामान बनाकर ये डायरेक्ट बाजार में बेचते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जबकि व्यापारिक स्तर पर इसका उपयोग क्या होता है? घर बनाने में, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, और टेंट हाउस चलाने में इसका उपयोग होता है। अन्य कुछ है, तो अन्य गौण उत्पादों में साल बीज, महुआ पत्ता, प्यार का बीज, इमली, आंवला, कत्था, लकड़ियों को घोलकर मधु, गोंद, घास, पत्तियां, छाल, बीज, फल फूल, ये सब गौण उत्पाद में आता है। तो कत्था क्या होता है? खेर की लकड़ियों को घोलकर उसके रस से बनाया जाने वाला। कत्था किसे बनाया जाता है? तो खेर की लकड़ी को घोलकर उसके रस से बनाया जाता है कत्था, जो पान में देते हैं कत्था, वही वाला। अब कुछ अन्य फैक्ट हैं। तो अन्य फैक्ट में है कि झारखंड में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा
झारखंड में राष्ट्रीय हरित मिशन शुरू किया गया है। झारखंड में मौजूदा वन के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा झारखंड में राष्ट्रीय हरित मिशन की शुरुआत की गई है। झारखंड में वन विभाग के द्वारा पेटरवार बोकारो में एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। और झारखंड में वन विभाग के द्वारा पेटरवार बोकारो में क्या स्टार्ट किया गया, तो एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है, जो क्या कार्य करता है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। यह जो नर्सरी है, हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी 1 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों को रखने के लिए स्थापित की गई है। और यह नर्सरी औषधीय पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों को रखने के लिए स्थापित की गई है। यहाँ 200 से अधिक प्रजातियों का रख रखाव किया जाता है, जिनमें से अधिकांश राज्य के जंगलों से एकत्र की गई है। और ये जो औषधियां हैं वो जंगल, अधिकांश राज्य के जंगल से ही एकत्र की गई है। राज्य का पहला हर्बल पार्क दुमका में बनाया जा रहा है। और हर्बल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दुमका में पहला। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों पर कुसुम और आसन जैसे पेड़ों पर रेशम और लाख पालने पर विशेष कर लगाया जाता था। ब्रिटिश काल में क्या था कि सिंहभूम के किसान पर कुसुम और आसन के पेड़ में रेशम और लाख के कीड़े को पालने पर विशेष कर लगाया जाता था। कर को दालकट्टी कहा जाता था, और जो कर लगाया जाता था उसको दालकट्टी कहा जाता था, इसे याद रखना है। ब्रिटिश शासन ने सिंहभूम हो लोगों के आजीविका स्वरूप विशेष रूप से जंगल की पूरक भूमिकाओं को उनके अर्थव्यवस्था में बसे हुए खेती को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। और ब्रिटिश सरकार ने सिंहभूम में हो लोगों की जीविका, विशेष रूप से जंगल की पूरक भूमिका और उनकी अर्थव्यवस्था में बसे हुए खेती को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। तो आपको याद रखना है कि दालकट्टी करके एक कर लगाया जाता था।